सियासी गलियारे में सबसे पहली रिपोर्ट जिसमें आज हम आपको बताएंगे, चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री का भी जिम्मा संभालते हैं, ऐसे में उनके लिए सिरदर्दी भी बहुत ज्यादा है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में एक ऐसा बजट पेश करना जिससे प्रदेश को विकास की एक रफ्तार भी दी जा सके, प्रदेश को उस रास्ते पर और आगे बढ़ाया जा सके, बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या क्या चैलेंजेस हैं मुख्यमंत्री के सामने, जरा देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 12 मार्च का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर बजट पेश करते नजर आएंगे। ये बजट कोरोना काल के दरमियान पेश होगा, इसलिए वित्त मंत्री मनोहर लाल के लिए चुनौतियां भी कोरोना की तरह विकराल होंगी। सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के लिए ये होगी कि कोरोना ने राजस्व को जो नुकसान पहुंचाया है, उससे उबरते हुए प्रदेश को किस दिशा में और किस रफ्तार के साथ आगे लेकर जाया जाए। हालांकि वित्त मंत्री ये दावा कर चुके हैं कि ये बजट हर वर्ग के लिए लाभदायक होगा। जब भी कोई बजट बनता है, हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर वर्ग कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। जी हां, किसानों के लिए कुछ खास बनता भी है, क्योंकि इस वक्त मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इस बात की गवाही दे रही है कि पिछले 3 महीने से वो घिरी हुई है। लेकिन कई सवाल हैं जो इस बजट को लेकर सभी के जहन में हैं, और वो सवाल हैं, पिछले बार की तुलना में इस बार बजट कैसा रहेगा? हरियाणा में रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कैसे करेंगे? 5 लाख नौकरियों का सृजन कैसे होगा? किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए खास क्या होगा? सवाल कई और भी हैं। सवाल घर की रसोई से जुड़े भी हैं, सवाल आम आदमी की जेब से भी जुड़े हैं, और इन सभी सवालों की पोटली को बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल को बजट पेश करना होगा, क्योंकि कहीं कुछ छूटा तो विपक्ष उसे पकड़ने में नहीं चूकेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जब भी बजट पेश होता है तो कंपैरिजन किया जाता है कि पिछला बजट किस तरीके से था, कितना अमाउंट का था। उस लिहाज से देखा जाए तो कंपैरिजन इस बार भी होने लगे हैं। हमने भी कुछ चुनिंदा पॉइंट्स जो पिछली बार बजट पेश किया गया था मनोहर लाल की तरफ से, उनके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स लेकर के आए हैं। ये भी जानने की करेंगे कि उन चुनिंदा पॉइंट्स पर काम किस तरीके से हो पाया, कितना खर्च तमाम विभाग ने किए हैं, कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। आने वाला है हरियाणा की उम्मीदों का बजट, आने वाला है आम आदमी के सपनों का बजट, आने वाला है हर वर्ग की जरूरतों वाला बजट। जी हाँ, आने वाला है हरियाणा का बजट। 12 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं, और ये सच है कि इस बजट को कोरोना काल के बीच लाया जा रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ महामारी के बीच आ रहा बजट यकीनन खास होगा, लेकिन हर बार लोगों को सरकार से खास उम्मीदें होती हैं। साल 2020 में भी जब मनोहर सरकार ने बजट पेश किया, उस बजट में भी काफी कुछ खास था। पिछले बजट में कई ऐसी चीजों का ध्यान रखा गया था जो इस बजट को खास ही नहीं बेहद खास बना देती हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2020-21 के बजट में क्या था खास। 1,42,343.78 करोड़ रुपए का था अनुमानित बजट। किसानों के लिए की गई थी बिजली दर में कमी की घोषणा। हरियाणा में 6 आरओबी बनाने की घोषणा की गई थी। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। शिक्षा के लिए 19,639 करोड़ के बजट का प्रावधान था। ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाने की भी घोषणा की गई थी। किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की घोषणा की गई थी। खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। सभी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी शुरू करने की घोषणा की थी। साल 2020 के बजट में सरकार ने अपना बेस्ट दिया।
तो साल 2021 में लोगों को बजट से उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री भी किसानों के लिए बजट में कुछ खास होने की उम्मीद कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। ऐसे में कैसा हो सकता है हरियाणा का साल 2021 का बजट, देखिए। दरअसल बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जा सकता है। कोरोना काल की वजह से बढ़ सकता है सरकारी घाटा। किसानों और स्वास्थ्य पर हो सकता है फोकस। सिंचाई, पराली प्रबंधन, बागवानी पर हो सकता है फोकस। नहरी निर्माण क्षेत्र में बजट की राशि बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 30 से 45% तक बढ़ने की उम्मीद है। रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। सरकारी विभागों में भर्ती को लेकर भी घोषणा की उम्मीद है। शिक्षा का बजट पिछली बार की तरह बढ़ाया जा सकता है। कोरोना और इससे निपटने वाली वैक्सीन हो सकती है फोकस। खैर, असल में क्या होगा क्या नहीं, ये तो 12 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री मनोहर लाल जरूर हर वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बजट उम्मीदों का बजट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बजट पेश करने से पहले हर बार वित्त मंत्री से गुहार लगाती है प्रदेश की जनता, और ऐसे में मनोहर लाल से गुहार लगा रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जगहों में रहने वाले जो आवाम के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि इस बार वित्त मंत्री कुछ ऐसा करें जो उनके लिए फायदेमंद हो। सुनिए जरा लोगों की आवाज। जी, जो अभी बजट आया है, अभी सेंटर में भी जो बजट आया उससे भी हम जो आम पब्लिक है वो नाखुशी है। और अभी हरियाणा का जो बजट आएगा जो भी है, उसमें हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी रोज़मर्रा की आइटमें हैं वो सस्ती मिले कस्टमर को। जैसे आज तेल वगैरह है, पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं रोज़ के रोज़ रेट, अभी 10 दिन लगातार रेट बढ़े हैं तेल के, पेट्रोल डीजल के। तो ऐसे जो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी महंगाई ना हो और जो भी बजट आए वो आम पब्लिक के हिसाब से आए। हर चीज़ सस्ती देखने चाहते हैं। जो चीज़ इस टाइम महंगाई पे है, काफ़ी दौर महंगा चल रहा है, इसकी महंगाई कुछ नीचे आ जाए सबसे अच्छी बात है। और जैसे पेट्रोल है, और भी कई आइटमें हैं जो हमारे को काफ़ी महंगी लग रही हैं, उन चीज़ों पे कुछ रेट उसके डाउन हो जाएं तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। वित्त मंत्री से हमें यही उम्मीदें हैं कि आने वाले जो रोजगार पर ध्यान दिया जाए और विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाए, और बजट में जो कृषि कार्य हैं उनके लिए भी अच्छा प्रावधान किया जाए। जी, हम तो बजट में ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग से लेकर जो हमारे किसान भाई जन हैं और संपूर्ण जो परिवार है, उन सभी वर्गों को समान रूप से कुछ ना कुछ अच्छा मिले। अभी जो देश का बजट आया था उससे क्या तो मोदी जी को समझ में आया है, या आपने जो मंत्री जी हैं, क्या नाम है उनका, अमित शाह जी को, उनको समझ में आया है। बाकी ना तो किसी किसान के लिए ढंग का था, ना किसी कोई एजुकेशन पे ठीक था, और ना कोई सिंचाई पे था। जी, उम्मीद है जी सर जी, मार्केट में अपना पेट्रोल डीजल के वगैरह रेट कम हो। महंगाई की वजह से मार्केट सारी बिगड़ी पड़ी है, ग्राहक बाज़ार में है नहीं, दुकानदार वेट कर रहे हैं बाज़ार में। मतलब पेट्रोल तेल सस्ता होगा, लागत सस्ती होगी तो हमारे को माल सही मिलेगा और आगे भी हम सही बेचेंगे। उम्मीद है जी सर जी, मार्केट में अपना पेट्रोल डीजल के वगैरह रेट कम हो। महंगाई की वजह से मार्केट सारी बिगड़ी पड़ी है, ग्राहक बाज़ार में है नहीं, दुकानदार वेट कर रहे नहीं है बाज़ार में। मतलब पेट्रोल तेल सस्ता होगा, लागत सस्ती होगी तो हमारे को माल सही मिलेगा और आगे भी हम सही बेचेंगे। जैसे हरियाणा का बजट आने वाला है, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कहीं गृहिणी के लिए रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्सिडी ख़त्म हो गई है, 800 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, इसको कम किया जाए क्योंकि ज़्यादातर परिवार पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत भी आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो सभी आयात जो वस्तुएं होंगी आने में, उन पे सभी पे महंगाई बढ़ेगी। यदि आप पेट्रोल को कम करते हैं तो सभी चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद रहती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो
इसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि जो मिडिल वर्ग है उसको ज़्यादा परेशानी का इसमें सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो कुछ तो राहत इस चीज़ के लिए देनी चाहिए कि भाई प्राइस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनको थोड़ा मेंटेन करें ताकि मिडिल वर्ग पे भी कोई परेशानी ना आए। सरकार से उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, जैसे महंगाई को लेकर। महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी हाल ही में पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ी हैं जिससे जो आम जनता है उसको बहुत परेशानी हो रही है। और हम जैसे पढ़ाई करने वाले युवा हैं, हम तो शिक्षा पर भी ज़्यादा जोर देंगे कि वो सरकार को जैसे शिक्षा पर भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए। देखो जी, बजट के अंदर आजकल हमारे महंगाई का सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। महंगाई जैसे कि हमारे LPG सिलेंडर है, उनका रेट अब बढ़ा दिया सरकार ने, और जैसे हमारे पेट्रोल है उनको भी बढ़ा दिया सरकार ने। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है, अभी जो बजट के अंदर जो हमारे सिलेंडर है, जो गृहिणी हमारी है वो आजकल ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर पा रही सिलेंडर को, तो उसका जो प्राइस है उसको कम करे। और दूसरी बात, जो पेट्रोल है, पेट्रोल में कहते भी सेंटर सरकार का इसमें हाथ होता है। सेंटर सरकार तो इसमें जो अपना मुनाफा है वो तो कमाती है, साथ में राज्य का जो होता है ना, इसमें जो वैट लागू करते हैं हमारे हरियाणा की तरफ से 30% वैट लागू होता है इसमें, तो उसको कम कर दे। अगर ये कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कीमत है वो कम हो जाएगी इसकी। बजट से ठीक पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने। जानिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बजट से पहले और किस तरीके से सरकार पर हमला भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री 2021-22 का बजट पेश करेंगे। कुछ ही घंटे बचे हैं जब हरियाणा का 2021-22 का बजट पेश होगा, और बजट से विपक्ष को क्या उम्मीद है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, बजट जो है वो आने वाला है, लेकिन आपकी क्या उम्मीदें इस बजट से? कैसा बजट आप समझते हैं कि होना चाहिए प्रदेश के लिए? देखिए, अच्छा बजट देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के काल में बहुत भारी किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, व्यापारी का बहुत उनको दिक्कत पड़ी है, मंदी का था। तो हर वर्ग के लिए, खास तौर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर हैं, उन्होंने जो अपनी जान जोखिम में डाल के ये हॉस्पिटल में भी, बाहर भी सफाई भी रखी है, अपनी जान जोखिम में डाल के जो कोरोना से लड़ाई की है, उनका स्पेशल जो अनाउंस किया था, अब तक शायद वही स्टिमुलस पैकेज ने दिया, और सबके लिए कोई ना कोई राहत का कार्य इनको देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, ताकि सबको राहत मिले और जो मार पड़ी है उसमें कुछ उनकी मदद हो सके। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे हैं। हरियाणा के किसान को इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए कोई सरकार को ऐसी राहत और ऐसा कुछ फैसला करना चाहिए ताकि किसान को एक और राहत मिले? करना चाहिए सरकार को, लेकिन जो इनका इतिहास है 7 साल का, तो मेरे को उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूँ सरकार को चाहिए। आप सर 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका अनुभव है, आपने सरकार चलाई है, लेकिन टैक्स जो है वो बजट में कोई कर नहीं लगाया जाता है, बाद में कर लगा दिए जाते हैं। इस वक्त पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। आप चाहते हैं विपक्ष के नेता के नाते कि बजट में कुछ जो है वो वैट में छूट दें, कुछ ऐसा फैसला करें जिससे किसानों को खासतौर पर फायदा हो? तो कहा ही हमने, वैट का जो दर इन्होंने बढ़ाया अपने स्टेट का वो वापस लेना चाहिए, राहत देनी चाहिए, जो ये कर सकते हो करना चाहिए। अब पेस्टिसाइड्स का 18% तक टैक्स लग गया, फर्टिलाइजर पे लग गया, मतलब लागत तो हर चीज बढ़ गई, डीजल का कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो कम से कम ये जो बढ़ाया हुआ है वो तो वापस लें, वैट तो वापस लें, इसको कमाई का साधन ना सोचें। सर, ये अब जो हरियाणा की सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, पिछले दिनों 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंकड़े रखे आपके 2014 से पहले जो आपकी सरकार के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहा कि जीडीपी हमारी अब 2 गुनी हो गई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो कर्ज था वो 60,000 करोड़ नहीं 98,000 करोड़ कर्ज था। आज कर्ज कितना है सर, और इस वित्तीय स्थिति में कैसे आप देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन को कैसे देखते हैं? 2013-14 का जो बजट पेश किया था 60,300 ही उस पर कर्ज था, और जो ये बात कह रहे हैं जीडीपी की, वो महंगाई कितनी बढ़ गई, उससे जीडीपी बढ़ती है। ये दर्शाता है कि हर आदमी में गरीब उसकी महंगाई की मार बहुत जबरदस्त पड़ी है। अमेरिका का डॉलर उस टाइम कितने का था, आज कितने का है, डीजल क्या भाव था, आज कितने क्या भाव है, उस हिसाब से जीडीपी की बात कर रहे हैं।
लेकिन आर्थिक स्थिति हमारे समय में मजबूत थी, किसान खुशहाल था, गरीब आदमी खुशहाल था, कर्मचारी भी खुशहाल था। आज कोई भी सरकार से खुश नहीं है, सब विमुख है इस सरकार से। सर, जो प्रदेश का कर्जा है वो इस वक्त आपके पास जो आंकड़े उसके मुताबिक कितना कर्जा है, और ऐसी स्थिति में बजट में सरकार क्या कुछ राहत दे पाई लोगों को? जो बी था उसमें तो 1,98,000 समझो 2 लाख के करोड़ खर्चा था। तो अब ये कह रहे हैं कोई 27,000 करोड़ बिजली कंपनियों का इन्होंने लिया, वो तो 15-16 में लिया होगा। हमारे समय में वो कर्जा हमारे सिर पे नहीं था, वो तो अब बिजली कंपनी मुनाफे में जा रही है, पर सरकार कैसे, वो तो इनका फैसला था लेने का, हमने तो बता दिया। लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कर्जा किया है, तनख्वाह देने के लिए कर्जा लेते हैं, काम चलाने के लिए लेते हैं, बाकी करते कुछ नहीं, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो और मर जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा, जाने के बाद समझते कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्जा छोड़ जाएंगे। सर, अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आए थे चौथे दिन की कार्यवाही में। अविश्वास प्रस्ताव में आपको जो है वो 32 वोट मिले, सरकार के पास 55 वोट थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें तो मौका दिया है उन्होंने अपने पक्ष को रखने का, और ऑन द मूव उनका अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। ये मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर भी कहा है। सर, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में गिरा है, क्योंकि आपने देखा मैंने तो सीक्रेट वोटिंग की मांग की थी, वहां से विप जारी किया और विधानसभा में बहुमत था, लेकिन जो हमारा मकसद था उसमें हम सफल हो गए। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में तो गिरा है बहुमत के दल पे, लेकिन ये सरकार लोगों में गिर गई और आगे वाले चुनाव में आने वाले का रास्ता साफ हो गया, आगे इनका सफाया है। अंतिम सवाल है सर, अभी जो कल अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके बाद प्रदेश में जींद जिले की बात करें तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा कि हम उन विधायकों को गांव में नहीं घुसने देंगे जो सरकार के पक्ष में खड़े हुए थे, 55 जो विधायक थे, हम उनको नहीं घुसने देंगे। इस तरह के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ ना, क्या फैसला कौन क्या करता है, सवाल इस बात का नहीं है। हमारा कल के अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये साफ हो गया कि लोगों में जो है लोगों में का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है और आने वाले चुनाव के लिए रास्ता साफ हो चुका है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि बजट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 साल में जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश किए या फिर जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया था उसमें विपक्ष सफल हुआ है, चूंकि जो लोग हैं उनमें सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह वर्ग, जनता टीवी, चंडीगढ़। सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से गिरा, इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के जो एकमात्र विधायक थे अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तक कहा कि विपक्ष के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 22 मिनट मिले। इस 22 मिनट में सिर्फ 8 मिनट उन्होंने किसानों की बात की। इससे यह लगता है कि विपक्ष कमजोर पड़ गया। देखिए। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा रखा। भले ही प्रस्ताव पास ना हो पाया हो और बहुमत के आंकड़े तक कांग्रेस ना पहुंची हो, लेकिन इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कह दिया कि हुड्डा को 22 मिनट का समय मिला था, जिसमें से उन्होंने 8 मिनट किसान की बात की। कांग्रेस किसान का पक्ष रखने में पूरी तरह से विफल रहा, किसानों के लिए मजबूती से नहीं लड़े। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सीएम पर भी अभय चौटाला ने तंज कसा और कहा कि सीएम का जवाब ऐसा लगा जैसे कोई अहंकारी विपक्ष को ही नहीं किसानों को धमका रहा था। जहां विपक्ष ने
किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े। वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी आज कोई विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान है उसको भी धमका रहा था। किसानों पर सदन में चर्चा हुई, बहस हुई, अविश्वास प्रस्ताव आया लेकिन गिर गया और अब अपने ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ चुकी है, जिसके जवाब का इंतजार पूरे हरियाणा को है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।